सबसे पहले तो मैं आप सब अपने वर्चुअल गैलरी में आए हुए सभी साथियों को नमस्ते करता हूं, शुभकामना देता हूं और शीघ्र से शीघ्र अच्छा काम करने की प्रेरणा देना चाहता हूं। और नटरंग जम्मू ने जो ये अवसर दिया है, इसके लिए भी मैं उनका दिल से, हृदय से आभारी हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। मित्रों, मेरी परवरिश, मेरी पैदाइशी बनारस की है और बनारस की मस्ती के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। बनारस की नस इतनी मजबूत होती है कि किसी भी प्रवाह में बहते नहीं हैं बनारस के लोग, बल्कि दूसरों को अपने प्रवाह में ले आते हैं। तो बनारस में मेरी पैदाइशी हुई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे पिताजी थे। वो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे और इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो और ख़ास करके उनका नाटक विशेष रूप से एक विषय था, स्पेशलाइज थे उसमें, और थिएटर पढ़ाते थे, ड्रामा पढ़ाते थे। वो टेक्स्ट बुक शेक्सपियर की, क्रिस्टोफर मार्लो की, बेन जॉनसन और ये तमाम लोगों को, और शेक्सपियर में ख़ास उनकी दिलचस्पी रहती थी। तो हालांकि मेरा बहुत दिनों तक पिताजी का साथ नहीं रहा, 9th में था तभी वो चले गए छोड़ के इस दुनिया को। पर बहुत कुछ संस्कार घर से मिला नाटकों का, और रामलीला खूब देखता था मैं। रामनगर की रामलीला हो, चाहे अलग अलग बनारस के चौक चौराहे पे अलग अलग रामलीला के दृश्य अलग अलग फेमस होते थे। जैसे उत्तरकांड में जब राम विजय हो जाती और राम को राजगद्दी फिर से मिलती, तो राजगद्दी का जो आइटम होता था रामलीला का, वो लक्सा पे होता था। और जहाँ सुपर्णखा की नाक कटती थी तो वो चेतगंज की नक्कटैया बहुत फेमस थी, या खोजवा की नक्कटैया। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों का, जैसे रामनगर में अलग अलग स्पेस पे अलग अलग सीन हुआ करते थे रामायण के, वैसे ही पूरे बनारस शहर में भी जो भी रामलीला होती थी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीन होते थे। तो हम लोग रात रात भर घूम घूम के रामलीला देखा करते थे। तो वो एक संस्कार था। फिर वहाँ आनंदमयी आश्रम है, वहाँ पर हर साल रासलीला होती थी, तो रासलीला भी देखते थे। वृंदावन से एक बड़ी बड़ी रास की मंडलियाँ आती थी, और उनका रास दिन में भी होता था और शाम को भी होता था। 2 टाइम चलता था, 2 शिफ्ट में। तो दोनों तरह की रासलीला देखते थे। भूखे प्यासे हैं या कहीं भंडारा में खा लिए मठ पे, तो सब क्षेत्र चलता है, अन्य क्षेत्र चलता है, कहीं भी खा लिए और देख रहे हैं। मतलब पूरी आवारा गर्दी जो कहते हैं वो बचपन में हमने की है बनारस में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। घर से डांट भी पड़ती थी, और पिताजी नहीं रहे तो अनाथ हो गए थे, तो इसलिए बड़ी बहनें थीं, भाई, तो ये लोग उतना खास नहीं कि नहीं चलो ठीक है, देखना चाह रहा है देखने दो इसको, कुछ अच्छा ही काम कर रहा है, कोई नशा पानी तो नहीं कर रहा है ना, रामलीला रासलीला देखता है। तो इस तरीके से संस्कार नाटकों का कहीं ना कहीं घर में पड़ा। फिर मेरी बहनें जो हैं वो उस जमाने में भी थिएटर करती थी, तो रिहर्सल में मुझे लेके जाती थी, तो वो भी एक संस्कार मिला बनारस में। तो इस तरीके से नाटकों से एक जुड़ा। बाद में मेरी मदर ने और बहनों ने सबने कहा कि अगर तुमको थिएटर में ही आना है तो पहले अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो और जॉब पकड़ो, क्योंकि थिएटर से इतना पैसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारी परवरिश भविष्य में हो। तो मैंने पढ़ाई की, M.Com पढ़ा BHU से, लॉ किया BHU से। उन्हीं दिनों इमरजेंसी के समय में 74 में M.Com किया और 77 में लॉ जाके ख़त्म हुआ। और उसके बाद ऑल इंडिया पोस्ट एडवर्टाइज होती थी, मैं अप्लाई करता था, इंटरव्यू जाता था, इंटरव्यू में कई जगह सिलेक्शन भी हुआ। बैंक की नौकरी पंजाब एंड सिंध बैंक में, उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, रत्नाकर शिपिंग कंपनी में अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंट्स का उस समय बहुत बोलबाला था और कॉमर्स वालों के लिए नौकरी अपराध थी, आज की तरह बेरोजगारी वाली स्थिति नहीं थी। पर मुझे लगता था कि थिएटर अगर करना है तो मुझे ऐसा जॉब पकड़ना है जिसमें हमें समय मिले थिएटर करने का। तो
और मेरे पिताजी टीचिंग लाइन में थे, तो मुझे भी लगा कि टीचिंग में ही जाना चाहिए। तो फिर मेरा टीचिंग लाइन में ऑल इंडिया पोस्ट एडवर्टाइज हुई और मैं रांची यूनिवर्सिटी में रांची में आ गया, जो संप्रति अभी झारखंड की राजधानी है। उन दिनों वो बिहार, संयुक्त बिहार था और समर कैपिटल रांची हुआ करती थी। एक पठारी इलाका है, पहाड़ी है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त रांची का है। जो एक बार रांची आ जाता है, सेटल हो जाता है, वो फिर दोबारा दूसरे शहर में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इतना बढ़िया मौसम है यहाँ। गर्मी बहुत कम पड़ती है, लेकिन पड़ती भी है थोड़ी। बरसात है, ठंड भी वैसी दिल्ली वाली या जम्मू वाली ठंड नहीं होती है, बल्कि वो मॉडरेट ठंड होगी और प्लेजेंट होता है। तो इस तरीके से रांची में आया। 1977 में मारवाड़ी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी का वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था और कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता था। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में भी जा सकते थे आप, या दूसरे शहर के दूसरे ज़िलों के कॉलेज में भी जा सकते थे। तो गवर्नमेंट जॉब में आ गया मैं मारवाड़ी कॉलेज में, कॉमर्स का टीचर हो गया। और यहाँ आने के बाद उन्हीं दिनों आज अखबार, बनारस से जो आज अखबार छपता है, उसके भी यहाँ पे पब्लिकेशन शुरू हुआ। और मैंने आज में मुझे लगा कि मुझे नाटक देखना है, तो नाटक की समीक्षा भी लिखते हैं, चलो। तो मैं आज अखबार का पहला समीक्षक नाटकों का हो गया। यहाँ 3-4 संस्थाएं थीं उन दिनों। अच्छा, रांची के बारे में ये भी जान लें आप कि रांची में बहुत बड़ा पंडित नेहरू का जो विज़न था मदर इंडस्ट्री का, तो सब 1958-59 में मदर इंडस्ट्री हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यहाँ बना। और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1960 में हुई। आकाशवाणी भी बना। तो ये तो अंग्रेजों के समय में जंगल स्टेट बोलते थे ना इसको, पूरे झारखंड इलाके को। तो ये यहाँ पे जब दूसरी जगहों से प्रवासी भारतीय आए, तो मनोरंजन भी ज़रूरी था। तो मनोरंजन के लिए यहाँ 70s में 71, 72, 73 इस तरह करके 70 to 80s में बहुत सारी नाट्य संस्थाएं बनी, जिसमें हस्ताक्षर है, रंगायन है, इस तरह की संस्थाएं थी। आयाम थी डॉक्टर्स की। उसी प्रकार थिएटर सेंटर एक था, जिसमें बिजनेस क्लास के और तमाम इंजीनियर और डॉक्टर्स ये सारे लोग होते थे, जो कि कंपटीशन कराते थे नाटकों की। तो वो सब भी देखने को मिला। तो जो बनारस में मेरा एक्टिव थिएटर नहीं हुआ, पैसिव थिएटर था, एक ऑडियंस के रूप में था, वो यहाँ आके भी ऑडियंस के रूप में मैंने अपनी समीक्षा शुरू की और कुछ समीक्षाएं अच्छी लिखी। 1981 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली का एक 10 सप्ताह का 10 वीक्स का इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप शुरू हुआ रांची में। रांची शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर बिरला BIT के कैंपस में। तो रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी रुचि थी, तो मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया वहाँ। और यूनिवर्सिटी ने छुट्टी भी दे दी 10 वीक्स की, स्टडी लीव मिल गया है मुझे, क्योंकि वाइस चांसलर और प्रिंसिपल वगैरह बहुत मानते थे हमें, जानते थे कि ये बनारस का लड़का है और बड़ा कल्चरल माइंड का आदमी है। तो मुझे छुट्टी भी मिल गई। तो वहाँ प्रसन्ना जी थे हमारे, जो कर्नाटक वाले कैंप डायरेक्टर। वहाँ पे हमने बादल सरकार से इंटरेक्शन किया पूरा 5 दिन तक। हमारे साथ श्यामानंद जालान थे, वो प्ले लेके भी आए, उन्होंने प्ले भी दिखाया, पंछी ऐसे आते हैं। हमारे साथ BM शाह जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्कालीन निदेशक उस समय, वो आए। तमाम बड़े बड़े लोग आए। समीर मंडल आए माइम में कलकत्ता से, और मुझे अभी याद नहीं है इतने लोग आए। पंकज सक्सेना थे वहाँ पे, जो चिल्ड्रंस थिएटर के, वो उन्होंने भी एक प्ले किया। प्रसन्ना जी ने भी एक, चूँकि 10 सप्ताह का था तो वहाँ 3-4 नाटक हुए। जयतीर्थ जोशी आए और विजय दलवी आए। हालांकि आज ये दोनों गुरु हमारे प्रारंभ के इस दुनिया में नहीं हैं, पर मध्य प्रदेश से विजय दलवी और कर्नाटक से जयतीर्थ जोशी आए और सुरेश भारद्वाज जी आए, और इस तरीके से तमाम लोग आए। और ज़बरदस्त ट्रेनिंग हम लोगों की हुई, एक्टिंग को लेके भी, प्रोडक्शन को भी लेके, और प्रोडक्शन के डिफरेंट पार्ट, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, मेकअप, लाइट, ये सब। तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग NSD की हमारे यहाँ हुई। और 81 में ही जो इतिहास था वो था 10 सितंबर 1981 को हम लोगों ने युवा रंगमंच रांची की स्थापना की। कुछ युवाओं ने, हम सब युवा थे जो वर्कशॉप से पार्टिसिपेंट होके
निकले थे। तो हम लोगों ने 10 सितंबर 1981 को युवा रंगमंच की स्थापना की और पहला नाटक 19 नवंबर 1981 को मंगरू नाम से आदिवासियों की, चूंकि ये जनजातीय इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है, तो आदिवासियों की समस्याओं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर हम लोगों ने पहला नाटक कचहरी चौक पर जाम लगा के पूरा किया और ज़बरदस्त नाटक था वो। करीब 40-45 मिनट का शो था वो, हमारा पहला शो था। और दूसरा त्रिशंकु किया BM शाह जी का हम लोगों ने, सतीश कौशिक भी थे हमारे साथ, जूनियर सतीश कौशिक, सीनियर नहीं जो बॉम्बे में हैं, दोनों बॉम्बे में हैं। तो सतीश कौशिक जी के निर्देशन में हम लोगों ने त्रिशंकु नाटक पूर्णकालिक किया। तो इस तरीके से युवा रंगमंच की स्थापना हुई और तब से ये सफ़र चलता रहा। बीच में हमारे वाइस चांसलर और उन्हीं दौरान हमने मारवाड़ी कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी करके आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी बनाई और लगातार ड्रामा शुरू किया। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक से शुरू किया और पता नहीं क्या क्या 1 एक्ट प्लेज इतने किए, यूथ फेस्टिवल में गए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे कुलपति जो थे डॉक्टर AK धान, जो संप्रति UPSC के भी मेंबर थे दिल्ली में, वो बड़े मेरे ऊपर फिदा हो गए और बोले, अजय मलकानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कॉमर्स पढ़ा रहे हो और यहाँ ड्रामा कर रहे हो, तुमको तो NSD जाना चाहिए, तुम NSD अप्लाई करो। हम कहा सर हम तो कॉमर्स के आदमी हैं, छुट्टी तो मिलेगी नहीं, 3 साल की ट्रेनिंग है। बोले तुम करो तो अप्लाई, हो जाएगा तो मैं छुट्टी दे दूंगा। तो बहरहाल मेरा NSD में पहली बार एट द एज ऑफ 28+ मैं पहली बार अप्लाई किया और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन NSD में हुआ और मुझे 3 साल की छुट्टी कुलपति महोदय ने, डॉक्टर धान का मैं आज वो भी इस दुनिया में नहीं लेकिन उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ और मैं NSD चला गया। NSD में आने के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं NSD एक संस्कार देता है, एक विज़न खोलता है, आपके दिमाग की खिड़की खोलता है। दिमाग की खिड़की तो हम लोगों की खुली हुई थी वर्कशॉप करके 10 सप्ताह के, और प्रसन्ना जी और शाह जी और तमाम बड़े बड़े विद्वानों से मिलके ही खिड़की, कारण जी भी आए थे, तो खिड़की तो खुली हुई थी। लेकिन और विज़न क्लियर हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। 1983 से लेके 86 तक मैं वहाँ था और मेरे जो भी टीचर्स थे, चाहे वो निभा मैडम हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ाएं, चाहे ब्रजमोहन शाह जी प्रोडक्शन प्रोसेस और डायरेक्शन में, डायरेक्शन का स्टूडेंट था तो डायरेक्शन पढ़ाया उन्होंने, HV शर्मा जी, मोहन उप्रेती जी, मोहन महर्षि जी, लाइट के लिए खुद GN दासगुप्ता थे जिनकी किताब है गाइड टू स्टेज लाइटिंग, जिसका हिंदी में अनुवाद मैंने ही किया है, जो NBT से छपी है। तो गाइड टू स्टेज लाइटिंग के लेखक दासगुप्ता दादा से लाइट सीखी, तरसीम लाल जी से कारपेंट्री सीखा, मॉडर्न एंड टेनेंट ज्वाइंट, ये सारा कैसे आर्च बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। एक डायरेक्शन में डिज़ाइन को लेके जो ट्रेनिंग निसार अलाना सर ने दी और अमाल अलाना सर मैडम ने दी, वो भी एक बड़ा माइंड ब्लोइंग था। और उसमें जो सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ वो जर्मनी के हमारे फ्रिट्ज बेनेविट साहब से। उन्होंने 2 नाटक हमारे साथ किए, हैमलेट और मैन इक्वल्स मैन, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। तो उनके साथ भी ज़बरदस्त हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ। वो तो जर्मनी जाने के बाद भी वो हर साल मेरे बर्थडे पे मुझे कार्ड भेजा करते थे, कई कार्ड मेरे पास उनका होगा भी, बहुत मानते थे। तो फ्रिट्ज बेनेविट जी से एक जो सबसे बड़ी चीज़ हमने सीखी वो था कि बड़े से बड़े नाटक को कैसे एडिट करना है, क्या शार्प एडिटिंग वो करते थे और जो थीम निकालनी है उस थीम के हिसाब से एडिट करना। तो ये हमें फ्रिट्ज बेनेविट जी ने सिखाया। उनके साथ एक डिज़ाइनर आए थे फेंज हाउमैन, उनसे हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की सारी क्लास सीखी। फिर रॉबिन दास जी भी थे और किसकी बात करें, कारण जी तो थे ही थे। तो इस तरीके से NSD में साहब एक विज़न लेके मैं 86 में निकला, वापस आया। हालांकि उस समय मोहन महर्षि साहब भी थे और वो बोल भी रहे थे। कई लोग बोले कि अरे बिहार क्यों जा रहे हो यार, तुम मलकानी हो, मलकानी का टाइटल से ही नहीं समझ में आता है कि कौन से तुम्हारी जात है, वहाँ तो जात पात होता है, तुम क्यों वहाँ जा रहे हो, तुम यहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाओ, एडहॉक यहीं पढ़ाओ, यहीं फ्रीलांसिंग करो। तो हमने कहा नहीं सर, हम परमानेंट जॉब में हैं और लेक्चरशिप में और बहुत ज़बरदस्त हमारी तनख्वाह भी है बिहार में। बिहार तो बहुत आंदोलनकारियों का रहा है ना, जब पूरे देश में जो स्केल नहीं होता है वो पहले बिहार में लागू होता है।
तो मैंने कहा यहाँ तो आप लोग बहुत कम पैसा देंगे, मैं जा रहा हूँ। मैं चला आया। मुझे रंजीत कपूर साहब ने भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो यार वहाँ बिहार में, लेकिन मैं आया और मेरा अपना ग्रुप था और ग्रुप के साथ खूब ज़बरदस्त ढंग से काम करके यहाँ से गया था मैं। और 83 में तो आने के बाद हमने यहाँ पे काम शुरू किया और पहला नाटक हमने किया, विनोद रस्तोगी को बुलाया नौटंकी शैली के लिए। मैं चाहता था आलाप सर करना, लेकिन उन्होंने खुद एक नाटक लिखा यहाँ, आई भोर सुहानी, और वो अपने साथ एक अभिलाष नारायण असिस्टेंट को लेके आए, घर में ही रखा, खिलाया पिलाया और पूरा जम के नौटंकी शैली में आई भोर सुहानी नाटक का मंचन किया हम लोगों ने। रांची में, पटना में, कई जगह किया। तो इस तरीके से ये पूर्णकालिक नाटक की शुरुआत मेरी आई भोर सुहानी से हुई। उसके बाद फिर मोहन राकेश का लहरों के राजहंस किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऐसे नाटक करूं जो नाटक मैंने एनएसडी में न तो देखे हैं और न तो किए हैं। क्योंकि अक्सर ये लगता है लोगों को, एनएसडी के लोगों पे, कि एनएसडी का जो बच्चा बाहर निकलता है वो पहले वही नाटक करता है जो उसने वहाँ किया है या देखा है और उसकी कॉपी उतारता है। तो ये एक दिमाग में था, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल नए नए नाटक मुझे करने हैं। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सारे नए नए ही नाटक मैंने किए। हैवदन किया, ययाति किया, फिर देहरादून जाके वो विद्यासागर नौटियाल की एक कहानी थी फट जा पंजदार, उसको एडॉप्ट किया मैंने और फिर उनके साथ बैठ के चर्चा की नौटियाल जी के साथ। और फिर देहरादून में उसका फट जा पंजदार का शो किया। उसमें एक हमारी हीरोइन भी थी बड़ी अच्छी, साक्षी शर्मा, वो भी मुझे लगता है कि सुन रही होगी मुझे। तो इस तरह से बहुत सारे नाटक किए। फिर एनएसडी सेकेंड ईयर के साथ एक भास का नाटक किया, दूत घटोत्कच। इसके बाद भारंगम में भी लेके गए हम लोग, क्या छूट रहा है, 3 कहानियाँ लिख, कारिल चापेक की 3 कहानियाँ। उसमें एक कहानी शत्रुघ्न सिन्हा नाम की थी, इंडियन कहानी, नॉमिनी। तो इस तरीके से भारंगम में भी 3-4 बार पार्टिसिपेशन हुआ और पूरे देश में फेस्टिवल्स में इधर उधर सब जगह जाना। आखिरी में अभी लास्ट जो मैंने एक काम किया है, जो खुद मैंने लिखा है, वो यहाँ के पूरे 14वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन गए और वृंदावन से जब पुरी लौट रहे थे तो इसी प्रदेश से होके गए और झारखंड नाम उन्हीं का दिया हुआ है। तो वहाँ से शुरू करके झारखंड के इतिहास और यहाँ के जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध और साहूकार और महाजनों के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो लड़ाइयाँ लड़ी हमारे जनजाति भाइयों ने, हमारे ट्राइबल्स ने, उन सारे ट्राइबल मार्टियर्स को, उन सारे योद्धाओं को, उन सारे शहीदों को लेकर, उनके जीवन गाथा को लेकर एक नाटक हमने बनाया। उल गुलान मतलब क्रांति। क्रांति का अंत नहीं होता, उसका स्वरूप बदलता है, लेकिन आज नहीं तो कल वो, जब तक शोषण होगा इस देश में तब तक क्रांतियाँ होती रहेंगी। इस तरह का की वो थीम है। और बिरसा मुंडा तक ले आए उसको, 1900 तक का, 14वीं शताब्दी से लेके 1900 तक, मतलब बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, वहाँ तक ले आके वो नाटक ज़बरदस्त हुआ। और वो उसका अभी कलकत्ता में हम लोगों ने कोविड-19 के पहले फरवरी में उनका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का शो होता है, उस शो में उनके मिनर्वा नेशनल थिएटर फेस्टिवल में किया। तो इस तरीके से ये हमारी एक रंग यात्रा है जिसमें कोई पड़ाव नहीं है, जिसमें क्या है ना, वो एक अनंत यात्रा है। एवं इंद्रजीत का जो संवाद है, तो एक तीर्थ नहीं, एक अनंत यात्रा है जिसका कोई गंतव्य नहीं है। गंतव्य भी अनिश्चित है। अब पता नहीं, जब तक जीवन है तब तक मैं रंग कर्म से ही जुड़ा रहूँगा। बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं, लेकिन खूंटा गाड़ के थिएटर ही कर रहा हूँ और राजधानी रांची में कर रहा हूँ। छोटा सा पहले कस्बा था, अब वो राजधानी बन के धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल रहा है। तमाम तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ राजधानी में रंगमंच में कर रहा हूँ। अब आते हैं हम अपने विज़न पे कि मेरा थिएटर को लेकर विज़न क्या है। तो विज़न से पहले मैं आपको 2-4 सूत्र वाक्य बताता हूँ। चूँकि मैं बनारस का हूँ और बचपन में पिताजी के मृत्यु के बाद से मैं करीब 5 साल साधुओं के आश्रम में रहा। घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो
तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी थे, जिन्होंने विश्व रंगमंच का इतिहास पे पुस्तक भी लिखी है और खुद नाटक भी करते थे। मेरी बहनों ने भी उनके साथ नाटक किया। तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी एक आश्रम के ट्रस्टी थे, साधु बेला आश्रम। वहाँ मैं 5 साल रहा। 10th वहीं से किया, 11, 12 और BCom पूरा 5-6 साल वहाँ रहा, साधुओं के साथ रहा। तो एक सदुक्कड़ी मिजाज भी मेरे दिमाग में रहता है, मस्ती वाली मिजाज रहती है, अनासक्ति का भाव, देते जाओ, कुछ लो मत, लोगों को बांटो, दो। तो वो एक फीलिंग है। तो वही विजन मेरे नाटकों में भी दिखता है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा वो चीज़। तो मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, हृदय परिवर्तन है वो तो संतों की प्रक्रिया है। विचार परिवर्तन साम्यवादियों की है, समाजवादियों की है, राष्ट्रवादियों की प्रक्रिया यानी राजनीतिज्ञों की प्रक्रिया है समाज परिवर्तन। और जो क्या कहते हैं उसको, विचारों में जो परिवर्तन है, वो विचारों में परिवर्तन किसका है? वो गुरुओं का है। आचार्य करते हैं विचारों में परिवर्तन बचपन से ही, गुरु शिष्य परंपरा हो या स्कूल में भी जाए तो टीचर करता है। तो विचार जो हमारे बनते हैं वो टीचर्स, आचार्य, गुरु करते हैं। तो हृदय परिवर्तन संतों की प्रक्रिया, विचार परिवर्तन हमारे आचार्यों की प्रक्रिया, और समाज परिवर्तन हमारे राजनीतिज्ञों की प्रक्रिया। तो ये तीनों प्रक्रियाओं का जो मेल है, घटाघोप मेल, यही मेल अजय मल्कानी रंग करती है। पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये आपको पता है कि भारतीय दर्शन का डोमन क्या है? जीव, जगत, जगदीश। जीव कौन? हम, आप, ये पूरा हमारे लोग, हम मतलब इंडिविजुअल जीव। जगत क्या है? पूरा समाज है, जिसमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, रंगकर्मी हैं, कलाकर्मी हैं, आस पास पड़ोस, भाई बंधु, ये सब समाज है, ठीक है। तो ये जगत है हमारा, यानी धरती, पृथ्वी पे जो भी है जगत में, वो जितने भी हैं चर अचर सब जीव, वो जगत हो गए। और जगदीश कौन है? जगदीश है कि इन सबको, पृथ्वी और हमारे बीच के बाहर का जो संसार है, वो बाहर भी जो कुछ है वो है जगदीश, ठीक है। अब जगदीश मतलब कौन? जगदीश माने आत्मा, परमात्मा, जो भी कह लें आप, वो हो गया। तो जीव, जगत, जगदीश। अब इसको रंग कर्म के अर्थों में देखिए। जीव कौन है? एक्टर्स हैं। जगत कौन है? हमारे दर्शक, ऑडियंस हैं। जगदीश कौन है? जगदीश है हमारा आध्यात्म, हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, नहीं। आध्यात्म से मेरा मतलब है कि जो आत्म तृप्ति हो, जिससे जो हमारी आत्मा को तृप्त करे, वो है अध्यात्म, ठीक है। तो आत्मा को तृप्त रंगमंच कैसे करेगा? आत्मा को तृप्त रंगमंच कैसे करेगा? उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। इतिहास को उठा के देख लीजिए तो संस्कृत थिएटर, उसके बाद संस्कृत थिएटर का अवसान हुआ तो मध्य युग में हमारा लोक रंगमंच, परंपरागत रंगमंच, उसका अवसान धीरे धीरे अंग्रेज आए, उसके पहले हुआ तो फिर पारसी रंगमंच हुआ। पारसी रंगमंच के साथ साथ अंग्रेजों ने वेस्टर्न टाइप का थिएटर पश्चिम से ले आए वो। तो ये इस तरीके से इतिहास को भी ले लें आप पूरा, उसी तरह नाट्य पद्धतियों को भी ले लें, तो ये सारा कुछ, ठीक है ना। ये तमाम हमारे पास डिवाइसेस हैं, इसको अगर हम कह लें तो ये डिवाइसेस हैं एक तरीके से। इसमें से क्या करें आप कि दर्शक की आत्मा की तृप्ति हो? क्योंकि एक कहा है ना कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, आत्मा की तृप्ति करना दर्शकों की। दर्शक खुश होके जाए, तृप्त होके जाए, कुछ यहां से लेके जाए, कुछ यहां रख के लेके जाए। तो
ज्ञान तो सत्य तो एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ज्ञान एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, जिसे हम भिन्न भिन्न नाम से ज्ञानी पुकारते हैं। तो चाहे मिट्टी की सुगंध से निकला हुआ भारतीय रंगमंच हो, या फिर बाहर से आयातित पश्चिम का रंगमंच हो, फॉरेस्ट कंट्रीज का रंगमंच हो, चाइना का हो, जापान का हो, जहां का भी हो, तो बाहर से आयातित रंगमंच हो या कोई भी नाट्य पद्धति हो, इन सब का मकसद हमारा एक ही है कि दर्शकों की आत्म तृप्ति हो। अब आत्म तृप्ति के मार्ग में कैसे हो? क्योंकि नाटक तो दृश्य काव्य है, श्रव्य एवं दृश्य काव्य है, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि जो भारतवर्ष में जो एक नई विधा चली है कि विजुअल लैंग्वेज को रिच करो, तब दर्शक आएगा ऑडिटोरियम में या आपके स्थान पे जहां आप करते हैं। तो विजुअल लैंग्वेज के लिए तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ दृश्य संरचना को जबरदस्त बना सकते हैं, बिविल्डर्ड कर सकते हैं, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो केवल विजुअल लैंग्वेज या दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य से ही आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, उसके पीछे का दर्शन क्या है, आपके जीवन का दर्शन क्या है और आपके जीवन का मकसद क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है एक रंगकर्मी के लिए। और हम लोग रंगकर्मी पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, हम रंगकर्म करते हैं सामाजिक और समुदाय की चेतना को समझना, और उनमें जो एक प्रच्छन्न, जो एक डिस्गाइज्ड उनके सबकॉन्शियस में चीजें हैं, उस सबकॉन्शियस की अविरल धारा को पकड़ना, उस अविरल धारा को पकड़ के नाटक करना और उन्हें एक दृष्टि देना, जीवन की दृष्टि देना। चाहे वो हम इतिहास को लेकर उसकी व्याख्या करके जीवन की दृष्टि दें, चाहे हम आज समाज में जो कुछ हो रहा है उन चीजों को लेकर के हम एक जीवन दृष्टि दें, चाहे हम कपोल कल्पित नाटककार के कल्पना से उपजी हुई चीजों को लेकर उसके माध्यम से एक थीम, एक जीवन दृष्टि देने की बात करें, तो दर्शन की बात मुख्य रूप से आती है। देखिए, फ्रायड ने कहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा है, काफी कुछ पढ़ा है एनएसडी की लाइब्रेरी में, तो फ्रायड कहता है कि जीवन जो है वो मौज की प्यास है। एडलर कहता है कि ना, जीवन जो है वो सत्ता की खोज है। ये सब पाश्चात्य है। देखिए, भारतीय दर्शन और पश्चिम के दर्शन में बड़ा अंतर है, वो उस पर फिर कभी आगे बात आएगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो मौज की न तो प्यास है और न तो ये सत्ता की खोज है। जीवन क्या है? जीवन है अर्थवान होना, अर्थवान होने की खोज है। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा काम उसके अपने जीवन का अर्थ तलाशना है, मकसद को तलाशना है। अगर आप मकसद से भटक गए तो फिर आप दारूबाज हो जाते हैं, नशेबाज हो जाते हैं, नशाखोरी करने लगते हैं, तमाम तरह के दुर्व्यसन आप में आ जाते हैं, तमाम तरह की नकारात्मक भावनाएं आपके भीतर आ जाती हैं। तो मकसद क्या है जीवन का? अपने जीवन के अर्थ को तलाशना। और मैं जो भी नाटक करता हूं उसमें कहीं न कहीं ये एक अनकहा सा, जिसे कहा नहीं गया है, फील करना है, उसको वो फील करना, ये हमारे विजन होता है थिएटर में। मेरे पास जो भी अभिनेता आता है तो मैं उसको यही कहता हूं कि तुम क्यों आए हो, पहले ये देखो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या करना है, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हें कहां जाना है, और जहां जाओगे, जो गंतव्य होगा, वहां जाकर क्या करोगे। इन प्रश्नों को अपने भीतर ढूंढो। और इन्हीं प्रश्नों को जब हम कोई चरित्र देते हैं तो चरित्र की भूमिका का निर्वहन करते हुए भी ऐसे ही सारे प्रश्नों को खोजना पड़ता है हमारे एक्टर्स को, और वो खोजते हैं।
और मैं एक्टर्स को फ्री रखता हूं, किसी फ्रेम में नहीं बांधता। फ्री एक्सप्लोर करो, अपने को, खुद को एक्सप्लोर करो, और अपने भीतर की जो एक जैविक रचनाशीलता है, एक जो ऑर्गेनिक क्रिएटिवनेस है, उस ऑर्गेनिक क्रिएटिवनेस को पकड़ो, अपने नेचर के ऑर्गेनिक क्रिएटिवनेस में पकड़ो, और तब फ्लोर पे आओ। मेरे एक एक नाटक के रिहर्सल कम से कम 3 महीना मिनिमम, अगर मौका मिले तो गुरु हम 6 महीना करें, साल भर करें, लेकिन मजबूरी है, चूंकि थिएटर रेपेट्री है और आपको नियमतः अगर ग्रांट लेना है तो कम से कम 2 नाटक करना ही है नए, और पुराने नाटकों के कई शोज भी करने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाना है। लेकिन कभी कभी मन उब जाता है इन चीज़ों में, लगता है नहीं, एक नाटक पकड़ो और साल 2 साल तक मेहनत करो उस पर, जबरदस्त, ठीक है। तो उस तरीके से काम करना, एक जैविक रचनाशीलता पैदा करना, और उस जैविक रचनाशीलता में से निकालना अभिनेता को, अपने चरित्र को निकालना, इस तरह से हम काम करना पसंद करते हैं। और रिहर्सल कम से कम 3 महीना करता हूं मैं। एक बात और है कि देखिए, भारत ने नाट्य शास्त्र में प्रमुख रूप से 2 शैली बताई ना, जिसकी चर्चा हमारे कई विद्वान साथियों ने इसी प्लेटफॉर्म पे की है, कि लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। इसके बाद संजय जी ने भी जोड़ा, और लोगों ने भी जोड़ा, संजय उपाध्याय जी ने भी जोड़ा कि प्रयोग धर्मा। प्रयोग तो नाटक तो प्रयोग धर्मा है ही। भारत ने कहीं नाटक नहीं लिखा है, वो तो प्रयोग बोलता है, प्रस्तोता बोलता है, प्रयोक्ता बोलता है, प्रयोग करने वाले को। तो प्रयोग तो है ही, तो लोक शैली भी है, नाट्य शैली भी है। और आज का जो सोसाइटी है हमारी, ये प्लूरल सोसाइटी है, बहुवचन है, बहुसंस्कृतियां हैं। उन सारे बहुसंस्कृतियों में अब आपको ये खोजना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। उस टारगेट ऑडियंस के लिए कौन सा नाटक करना है जो उनको हिट करे, दिमाग में भी और उनके दिल में भी हिट करे। तो इस प्लूरल सोसाइटी के लिए आपको कोई किसी एक खास शैली में, एक फ्रेम में नहीं बच सकते। आपको मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग रखना होगा। उसमें प्रयोग भी है, उसमें लोक भी है, उसमें नाट्यधर्मी भी है, सब है उसमें। कोई एक एक्टिंग, मैं नहीं मानता कि अगर एक्टिंग मेथोडोलॉजी, कि भाई एक्टिंग मेथड, स्टैनिस्लाविस्कियन मेथड, ब्रेख्तियन मेथड, नहीं। अब वो इतिहास में चीजें हैं, ठीक है। हमने संस्कृत थिएटर देखा, हमने लोक और परंपरागत थिएटर देखा, पारसी थिएटर देखा, यथार्थवादी थिएटर देखा, एब्सर्ड थिएटर देखा, नॉन स्पोकन थिएटर, जो कई लोग अभी उसकी भी चर्चा करते हैं, थर्ड थिएटर, ग्रोटोवस्की का मनोशारीरिक रंगमंच, साइकोफिजिकल थिएटर, हर तरह के चीजें तो एक्सप्लोर हो गई रंगमंच में। तो अब हमें क्या करना है? तो मुझे बुद्ध का वो स्टेटमेंट याद आता है, आत्मदीपो भव। अपने आत्मा के दीपक स्वयं बनो, और ये देखो कि तुम्हारे दर्शक कौन है, लोकल दर्शक। पहले लोकल के दिलों में आओ, जगह बनाओ, स्थानीयता की विशेषता को लेकर करो, रीजनल विशेषताओं को लेकर काम करो। रीजनल से, लोकल से, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही हमारे कुलश्रेष्ठ जी ने, लखनऊ वाले, नाम मैं भूल जाता हूँ आजकल। तो उन्होंने जो कही कि रीजनल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल बनता है। तो लोकल जो ऑडियंस है, उनकी चाहत क्या है, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, उनका संघर्ष क्या है, उस संघर्ष की पहचान। 2 तरह के संघर्ष है, एक डे टू डे, डेली ब्रेड एंड बटर का संघर्ष है एक, और एक उनका इमोशनल क्राइसिस है। उसको पकड़ना है, उसको बैरोमीटर की तरह पकड़ना है,
और पकड़ के आत्मदीपो भव, क्या करना है, किस तरह का नाटक करना है जो उनको हिट करे, वो देखने आए। ये मेरे दिमाग में रहता है और यही मेरा विजन है। एक बात और कहूंगा कि और आखिरी बात शायद मैं कहना चाहूंगा, टाइम भी देख लेता हूं इस मुद्दे में, क्योंकि क्वेश्चंस भी आएंगे। 4:35 ठीक है। एक बात और जो कहना चाहता हूं कि जैसे ये तमाम भारतीय रंगमंच के इतिहास को उठा के देखें तो ये तमाम जिनकी चर्चा हमने की, इस चर्चा में जो नवीनता आई, हमारे देवेंद्र राज अंकुर जी ने कहानी का रंगमंच शुरू किया, जो कहीं भी हो सकता है, ड्राइंग रूम में भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, 2 कुर्सी लगा के प्लास्टिक के चेयर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कहानियों का भी रंगमंच है। डिवाइसिंग थिएटर कि एक खास आइडिया को लेके रंगमंडल के थिएटर रेपर्टरी के सारे कलाकार, चाहे वो बैक स्टेज वाले हों चाहे ऑन स्टेज वाले हों, हम सब मिलकर एक थीम को जनरेट करें, को लेकर उस पे काम करते करते नाटक बनाएं, थ्रो फ्लोर पे आके रिहर्सल करके और आइडिया को लेके। ये डिवाइसिंग थिएटर, तो हर तरह का थिएटर आपके सामने है। अब आपको वही बात, तो जिसमें मैंने कहा कि भाई आत्मदीपो भव, खुद सोचना है और युवाओं को सोचना है, क्योंकि आज जिस तरह का जो बाजारवाद है, जो मार्केट है, बाजारवाद, एक तरह का पहनावा हो, एक तरह का खाना हो, सारा पश्चिम से लेके पूरब तक पूरे ग्लोब में एक जैसा खाना, वही पिज़्ज़ा, वही चाइनीज़ फूड, ये वो लटर पटर जो भी है, खान पान में भी एक जैसा हो, कपड़े पहनावा में भी एक जैसा हो, धर्म भी लोगों का एक जैसा ही हो, सब कुछ एक जैसा बाजार तय कर दे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है मनुष्य के भीतर, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मनुष्य जो है वो हमेशा विकल्प की तलाश करता है, और ये विकल्प आज के समय में बाजारवाद को चुनौती देने के लिए इन विकल्पों की तलाश हमारे युवाओं को करनी है। ये भार रंगमंच से का हम सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो अब धीरे धीरे युवाओं पे डाल रहे हैं। युवाओं को सोचना है, युवाओं को कमिटमेंट के साथ थिएटर करना है। शॉर्टकट नहीं होता है थिएटर में। अगर थिएटर करना है तो ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, और इसमें आपको अपने जो 5000 7000 महाभारत का युद्ध हुआ था 7000 वर्ष ईसा पूर्व, और रामायण हुआ है 14000 वर्ष, और वेद और ये सब लिखे गए हैं 24000 साल पहले ईसा पूर्व। तो ये जो हमारी एक उदात्त परंपरा है, इस उदात्त परंपरा के धनी हैं भारतीय और भारतीय युवा। उन्हें सोचना है कि किस तरीके के संस्कृति, किस तरह की चीज़ें हमें इस देश में और अपने स्थानीय रंग बंधुओं को, रंग दर्शकों को दिखानी है, क्योंकि स्थानीय से ही वो फिर रीजनल से नेशनल से फिर वो इंटरनेशनल होगा। तो एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात ये करनी है कि टेक्स्ट, मेरे लिए एक और इसमें विजन में अपने एक बात छूट रही थी, उसको जोड़ना चाहूंगा, फिर से याद आ गई कि टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड टेक्स्ट डिक्टेट द स्पेस। हम जो रोते हैं ना कि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास, शहर छोटा सा रांची शहर है, यहाँ न लाइट्स है ढंग की, ऑडिटोरियम तो है ही नहीं, यहाँ जो भी है वो पब्लिक सेक्टर के तबेले हैं, उनको तबेला बोलना ज़्यादा अच्छा, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हो, चाहे मेकॉन का हो, चाहे कोल इंडिया का, CCL का हो, कोई भी हो, जितने भी यहाँ पब्लिक सेक्टर हैं, HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इन सब के जितने भी ऑडिटोरियम, सो कॉल्ड ऑडिटोरियम कहा जाए, हॉल कहिए, वो स्कूल जैसा हॉल, वो सब तबेला है। ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ माइक है, कुर्सियाँ भी ढंग की नहीं। अब शायद मैं तो नहीं गया बहुत दिनों से, अब कुर्सियाँ भी ढंग की नहीं होती हैं, और कभी वो देते भी नहीं हैं आपको क्यों देंगे, क्योंकि आप तो आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं। 55,000 रुपया दीजिए तब देंगे वो तबेला, तो कौन लेगा। हम जो रोते हैं
लाइट को लेके, सेट को लेके, कॉस्ट्यूम को लेके, स्पेस, ऑडिटोरियम को लेके, मुझे लगता है कि ये शायद हम सब स्केपिस्ट हैं, हम स्केप करते हैं। मैंने तो ऑडिटोरियम में कभी नाटक के लिए जिद नहीं की। हमने तो जहाँ स्पेस, मुझे जैसा स्क्रिप्ट, जैसा टेक्स्ट, वैसा स्पेस हम लोग खोज लेते हैं। किसी का आंगन खोज लिया, धर्मशाले का आंगन ले लिया, होता था ना मिडवेल थिएटर में, वेस्ट में, सराय में ऊपर लोग ऑडियंस की में देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, उसका आंगन में हम उस आंगन में कर रहे हैं रंगमंच। कहीं ओपन एयर है सरकार का तो वहां पे ले लिया उस ओपन एयर को, जो भी स्पेस मिला। कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं नहीं मिला तो चलते चलते में कहीं निगाह पड़ गई किसी पार्क का कोना, तो उस पार्क के कोने को ले लिया, बोल दिया भाई नगर निगम है या जो भी है उससे परमिशन ले लिया या किसी से ले लिया, जैसा भी है। उस तरह के स्पेस को लेकर स्पेस को डिफाइन करते हैं हम कि हमारी ऑडियंस कहाँ बैठेगी, हमारा अगर सेट है मिनिमल सेट तो सेट कहाँ लगेगा, ग्रीन रूम कैसे बनाओगे, उसको डिफाइन करिए। आप करिए, वहां पे 10 लाइटों में कर लीजिए। फ्लड कई बार तो 80s में हम लोग कहाँ ये सब एलईडी और ये सब इंटेलिजेंट लाइटें तो थी नहीं। वो 150 वाट का, 150 वाट का डिंकी मिलता था, पीसी मिलता था 500 वाट का, 1000 का कभी कभी मिले हेलोजन लाइट्स। उस लाइट्स में हम लोगों ने किया है। तो ये जो असुविधाएं हैं, इन असुविधाओं के बीच में, चूंकि तमाम तरह की असुविधाओं के बीच का रंगमंच हम लोग कर रहे हैं, जहां सुविधा मिलती है वहां भरपूर सुविधा का इस्तेमाल भी करते हैं। यही तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हमें विजन देता है कि 5 रुपए में भी नाटक करो और 5 करोड़ का भी नाटक करो, 50 करोड़ का भी नाटक कर सकते हैं हम। ये विजन है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का संस्कार है, पढ़ाई का संस्कार है। और पूरे 3 साल में कम से कम 500 नाटक, 400 नाटक तो हर आदमी देख ही लेता है, देश और विदेश के हर तरह के नाटक। तो उससे भी एक विजन मिलता है, पढ़ाई से भी मिलता है, प्रैक्टिकल से भी मिलता है और उससे भी विजन मिलता है। तो जब मैं यहां रंगमंच कर रहा हूं तो मेरे लिए टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड टेक्स्ट डिक्टेट द स्पेस, क्योंकि शब्द की शक्ति को एक निर्देशक और अभिनेता को पहचानना है, उसके आंतरिक लय को, उसके आंतरिक सामर्थ्य को, और किस तरीके से बोला जाएगा, बोलने की कला क्या होगी, उसमें किस तरीके से हम डिक्शन और किस तरीके से हम अपने वॉइस का, स्पीच का, अपने रेजोनेटर्स का इस्तेमाल करें कि वो प्रोजेक्ट भी हो और इमोशन भी न टूटे। ये सब ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक एक्टर को के लिए मस्ट है, ट्रेनिंग करना तो सबसे ज़रूरी है। तो ये एक टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्स्ट की खूबसूरती पर एक बात करेंगे जो कभी किसी ज़माने में धर्मवीर भारती जी ने ये बात कही थी और मुझे आज भी याद है कि देखिए सुनिए, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, छुपा दिया, लुकाए मतलब छुपा दे, लुका देना, लुकाए। सौंह करे कसम खाना, सौंह करे भौहन हंसे, भौहिन हंसे और दैन कहे नट जाए। यानी जो राधा है नायिका, कृष्ण तो हमारे सबसे बड़े महानायक है ना, महापुरुष है ना, वो उनसे बात करने की लालच में उनकी बांसुरी जो सबसे प्रिय है वो छुपा देती है और कसम खाती है कि मैंने नहीं छुपाई, मेरे पास नहीं है, नहीं है, और भय भाव में हंसती भी है और फिर देने की बात करती है और फिर नट जाती है, मना कर देती है। तो देखिए एक ही इन 2 पंक्तियों के में ही 4 बड़े एक्शन हो रहे हैं। यह है शब्द की महिमा, 4 बड़े एक्शन हो रहे हैं, कसम भी खा रहे हैं, भाव में हंस भी रहे हैं, देने के लिए भी बोल रहे हैं और
मना भी कर दे रही हैं। तो ये है शब्द के सामर्थ्य। उसी तरीके से एक और उदाहरण देते हैं आपको। कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनुन ही सब बात। अब देखिए, नायक भी है, नायिका भी है, कोई शब्द से नहीं बोल रहा है। नायक निगाहों से प्रणय निवेदन कर रहा है, नायिका इनकार करती है, नट रही है, मतलब नहीं। फिर रीझ जाती है, कुछ कुछ वो एक्शन करता है तो रीझ जाती है, इनकार करती है, रीझ जाती है। फिर नायक की किसी धृष्टता से खींच जाती है, क्रोधित हो जाती है, फिर सोचने लगती है, खिल जाती है, लेकिन परिणाम से लजा भी जाती है। और ये सब कुछ शब्दों से नहीं हो रहा है, ये सारा भाव केवल आंखों में ही हो रहा है। शब्द होठों से नहीं, आंखों की पुतलियों से बोल रहे हैं। शब्द होठों से नहीं, आंखों की पुतलियों से बोल रहे हैं। तो साहित्य जितना पढ़ेंगे हम हमने कहा ना कि हम उदात्त परंपरा के धनी हैं। हिंदी रंगमंच को ही अगर लें तो हिंदी रंगमंच में साहित्य भरा है। भारतेंदु, बालकृष्ण, भट्ट, प्रताप नारायण, सेठ गोविंद दास, वहां से शुरू करिए, प्रेमचंद, पूरी उस परंपरा को निर्वाहित किया, जयशंकर प्रसाद जी। अब उनकी कामायनी पढ़िए, उनका कंकाल पढ़िए, उनकी तितली पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि साहित्य का भंडार। सुमित्रानंदन पंत को पढ़िए, नागार्जुन को पढ़िए, कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, नाटक पढ़िए, तब वो कहीं एक विजन आता है। और तब फिर जब आप शब्दों से खेलेंगे, आपका अभिनेता, जब आप अभिनेता की उस तरह की तैयारी करेंगे और शब्दों से खेलेंगे, तो वो भाव, वो है ना रस की निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति कहते हैं ना, तत्र भावानुभाव संचारी भाव योगद्र रस निष्पत्ति, कि हमारे भाव अनुभाव संचारी भाव के योग से एक जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होगी, लोग जो इमोशनली फील करेंगे, जो इंटेलेक्चुअली फील करेंगे, वो जो रस की निष्पत्ति है वो तभी होगी जब आप शब्दों के सामर्थ्य को पकड़ें। क्योंकि अभिनेता ही प्रथम पुरुष है रंगमंच का, निर्देशक नहीं है। आज जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स प्ले है, डायरेक्टर्स प्ले, मैं नहीं मानता। एक्टर्स ही रहे हैं, रंगमंच पे थे, आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। तो अंडरस्टैंडिंग योर पास्ट, लिविंग इन प्रेजेंट एंड ड्रीमिंग फ्यूचर, इसी भरत वाक्य के साथ मैं समझता हूँ कि काफ़ी हो जाएगा। 45 मिनट लगभग हो गए हैं। और अब प्रश्न देख लेता हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, दशरथ दास जी नमस्कार, बलवंत जी से तो नमस्कार हो ही गया है। सोमनाथ भट्टाचार्य जी नमस्कार। मयूर पराशर, अरे वाह, मयूर पराशर मेरा एक्टर है, वाह बहुत अच्छा। सैम अली, हाँ वाह भाई नमस्कार। और अभी और तो आगे बढ़ नहीं रहा है, देखिए भाई शंकर भाई, इतना ही है अभी। 15 मिनट है हमारे पास लगभग। कोई प्रश्न हो तो वो इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम नाट्य शास्त्र को भी पढ़ना ज़रूरी है, ये बात तो मैंने कहना। अब ये तो बात सभी कहते हैं, हमारे सब लोग कहते हैं। ये और सरकेगा क्या? नहीं ना, नहीं आ रहा है। कोई प्रश्न हो तो भाई हमारे कोई रंग बंधु अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछें। मैंने संक्षेप में जो मुझे अपने विज़न के बारे में आपको बताया कि भाई अध्यात्म को लेकर चलें, दर्शन एक बना के चलिए, मकसद लेके चलिए और नाटक करिए। उसमें
जहाँ ज़रूरी वहाँ सेट भी लगेगा, जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट भी, अगर फैसिलिटी है तो लाइट भी आप करिए, किसी चीज़ से परहेज नहीं है। देखिए एक बात जो मैं कहूँगा कि व्हाट इज़ मॉडर्निटी, बड़े बड़े व्याख्यान, बड़ी बड़ी परिभाषाएं दे दी जाती हैं, मॉडर्निटी ये है, पोस्ट मॉडर्निज्म ये है। मुझे लगता है कुछ नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब ये है कि वही वो हमारे एक जगह आता है ना कि आनु आनु भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, आनु भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल आइडिया कम्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर। विश्व के हर कोने से जो भी शुभ विचार मिले उसे अपनी ओर आने दें। यही मॉडर्निटी है कि हम दूसरों की परंपराओं को कितना नमस्कार करते हैं। यही मॉडर्निटी है मेरे शब्दों में। तो आधुनिक बनिए, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को लीजिए, तमाम आपके इतिहास में भी है, आगे आने वाले पूरे ग्लोब में है, क्या ले सकते हैं, क्या लेना है, क्या विड्रॉ करना है, क्या छोड़ना है और क्या लेना है, उनको लेके एक बेहतर रंग कर्म करें और समाज में एक विचार के माध्यम से, विचारों के माध्यम से एक अच्छा नागरिक भारतवर्ष का बनाएं, एक देशभक्त नागरिक बनाएं जो सबके बारे में सोचे, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विश्व के बारे में। वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख मा भवेत्। सबका कल्याण जिसमें हो, ऐसा रंगमंच करें हम। क्या हुआ, अटक कहाँ गया भाई? नहीं आ रहा। हाँ देख लें शुरू से, कोई प्रश्न नहीं है ना? ब्रिंग देम ऑन कैमरा क्या आ रहा है? सैम अली इज वॉचिंग, ये ब्रिंग देम ऑन कैमरा ठीक है ना? हुक्म करिए भाई, क्या आदेश है? बलवंत जी और हमारे जम्बू नटरंग परिवार के तमाम सदस्य, नाम तो मुझे याद नहीं है, यासीन का ही नाम याद है, सुबह बात हुई थी अभी 2-3 घंटे पहले। तो आप सब लोगों के प्रति मेरी शुभकामना है और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे काम करें, लोगों को बुलाएं, अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो। मैं भी लगातार जब जब मुझे मौका मिला मैंने सबको सुनने की कोशिश की है, नहीं तो बाद में भी क्योंकि शेयर कर देते थे तो उस वजह से बाद में भी सुनते थे हम लोग। कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? यासीन जी हमारे नटरंग के साथी, बताएं आप क्या करना है अब आगे? कितना हो गया टाइम? 7 मिनट बाकी है और फिनिश कर दें क्या? अच्छा बाकी है +18 क्या आ रहा है यहाँ? व्यूज इतने तो देख लो। अच्छा ये तो यहाँ है ना 34। हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ अभी लाइक शुरू हुआ तो
वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय योर जी सुमन कुमार। हाँ हाँ यार, एक ही अभी तो एक ही सुमन जी का देख रहा हूँ बस। अरे प्लीज कंटिन्यू, अभी आएंगे। मेरे मोबाइल के अच्छा सॉन्ग नहीं, अच्छा नहीं है तो ये है ना। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सुमन कुमार का लास्ट है ये। अनिल टिक्कू जी, सर बहुत सारे क्या प्रश्न हैं। हाँ प्रश्न आ नहीं रहे हैं आगे अनिल टिक्कू जी, आपका बस आया है कि बहुत सारे प्रश्न हैं। प्लीज स्क्रॉल डाउन। ठीक है, डाउन डाउन डाउन। एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग। हाँ, किरण जी का है। हाँ शुरू हो रहा है। हाँ, ये तो शुरू होने। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल आई हैव सर टू ऑलरेडी। दीपक खजुरिया। अच्छा, आई हैव सर टू ऑलरेडी सेंट। कहाँ है भाई? गुरुजी, नाटक में दर्शन का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालें। अक्षय मिश्रा। ये तो हमने शुरू में ही आवाज आ रही है ना? माइक है ना? ये तो मैंने शुरू में ही बताया ना कि दर्शन का क्या महत्व है नाटक में। आपकी सोच, आप क्यों करना चाहते हैं नाटक, दर्शन वही है। आपका मकसद क्या है, दर्शन वही है। अगर आप नाटक इसलिए करना चाहते हैं कि नाटक को आप एक माध्यम बनाकर, एक फुट स्टेप बना के बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो फिर आपका दर्शन वही है, फिर आप उसी हिसाब से करेंगे नाटक। अगर आपका ये दर्शन है कि नहीं, हम नाटक इसलिए करते हैं कि हमें नाटक से पैसा नहीं कमाना है, बल्कि सामाजिक विसंगतियों और समाज के लिए कुछ करना है, और समाज को एक दिग्दर्शन देना है, समाज को एक विचार, उनके विचारों में परिवर्तन लाना है, तो देखिए, रंगकर्मी कोई तोप का गोला नहीं होता है, लेकिन प्रयास करता है, कंटिन्यूअस प्रयास करता है अपने अपने वैचारिकता को लेकर। तो जो आपके मस्तिष्क में विचार हैं, किसके लिए क्यों नाटक कर रहे हैं, वही दर्शन है, वही दर्शन। और उसका महत्व आपको समझ में आएगा ही। और देखिए, अक्षय मिश्रा जी के बाद और कौन है? दीपक खजुरिया, आई एम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू, ऑल्सो राइटिंग पोएट्री, नाउ वांट टू डू एक्टिंग, प्लीज गाइड हाउ टू स्टार्ट। अरे सबसे बढ़िया तो आप चिराग तले अंधेरा, दीपक जी, आप नटरंग ज्वाइन करिए। नटरंग की वर्कशॉप्स होती हैं जम्मू में। अगर आप जम्मू के हैं तो नटरंग की वर्कशॉप्स होती हैं, और इतनी पुरानी संस्था है। अब आप इसी से समझ लो कि पूरे देश के चोटी के रंगकर्मियों को उन्होंने बुला दिया, डिजिटल माध्यम पे हम सब लोगों को बुला लिया। तो कहीं ना कहीं है ना एक, तो उनके साथ जुड़ के आप काम करिए। और एक्टिंग शुरू करना है तो सबसे पहले आप गुरु शिष्य परंपरा में बलवंत जी को पकड़ लें। आप सबसे सही और उत्तम प्रयास यही हो गया आपकी। दूसरी बात ये कि खूब पढ़िए, कविता कहानी है। आप तो जर्नलिस्ट हैं तो ऐसे भी आपको पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, रोज़ न्यूज़ पढ़ना है, देश देशांतर में क्या हो रहा है उसको जानना ही है। वो सब भी जरूरी है कॉन्शियसली, क्योंकि वो कब कहाँ किस रोल में कहाँ किस जगह सब कॉन्शियस में वो चीज़ें रहेंगी, मेमोरी में रहेंगी। क्योंकि हम कहते हैं ना, पहला लेसन यही देते हैं कि ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सबका टुवर्ड सोसाइटी, नाते रिश्ते, भाई बहन, माँ बाप, कुटुंब, कुटुंब से बाहर, पड़ोस, पड़ोस से बाहर, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेज, जहाँ जो मिले आप ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए। वो आपकी सेकंड हैबिट बनी है, ऑब्जर्वेशन। और उस ऑब्जर्वेशन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने ब्रेन बैंक में रखिए। ये फर्स्ट लेसन हम लोग यही देते हैं
ठीक है। और फिर गुरु के पास जाइए आप। दीपक जी, तो मेरा ख्याल आपका जवाब मिल गया। आगे सैम अली, हाँ जी, हाँ नमस्कार नमस्कार, नटरंग जम्मू, यस यू आर ऑडिबल, ये तो हो गया। गुड़िया जमवाल, जय माता दी, जय माता दी। आगे देखें और किसके प्रश्न हैं। अभी नहीं आया। आने दीजिए। प्रश्न प्रश्न प्रश्न। आज से कल, वो है ना एक मोहन राकेश का नाटक छतरियां, बीज नाटक। आज से कल, आज से कल, आज से कल। और इस रूप में युग का संकट, संकट संकट संकट। संकट का अर्थ है हमारे बीच उठते प्रश्न, प्रश्न प्रश्न प्रश्न। प्रश्नों का अर्थ है विचारों की महामारी, महामारी महामारी महामारी। इस तरह का वो नाटक है छतरियां, मोहन राकेश का। बड़ा खूबसूरत नाटक है, मैंने किया है 86 में किया है उसे। तो प्रश्न 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 आना चाहिए। जी धन्यवाद बलवंत जी, तो आदरणीय है, अच्छा परिचय है, मगर आजकल दक्षिण अफ्रीका में है इसलिए कम संपर्क होता है। हाँ भाई, ये तो हम सब लोगों को मालूम है। एक मिशन पे गए हैं वहाँ, वो अच्छे से रहें सब लोग। व्हाट डू यू थिंक सर फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग थिएटर सिंस लॉन्ग, हाउ वी द यंगर जनरेशन कैन अचीव दी नेक्स्ट लेवल ऑफ परफेक्शन इन थिएटर वर्ल्ड। इसका जवाब तो आपने अपने प्रश्न में ही दे दिया है यासीन भाई। बस करते रहिए रंगमंच, और ये मत सोचिए कि रंगमंच से पैसा मिलेगा। पैसे के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ पापड़ बेलना होगा, बाहर करना होगा। प्रोफेशनलिज्म काम में हो, आपके एटीट्यूड में हो प्रोफेशनलिज्म। लेकिन हिंदी रंगमंच में, अब डोगरी के रंगमंच की क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता है, हिंदी रंगमंच में संघर्ष है, स्ट्रगल है। इसीलिए तो हिंदी के अच्छे अभिनेता सारे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्मों की तरफ भागते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है यहाँ पे। और वही है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। तो थिएटर से इश्क हो गया तो कोई दूसरे काम में मन भी नहीं लगता है। पर मन मार के एक स्विच ऑफ ऑन रखना पड़ता है कि जितनी देर थिएटर के 24 घंटे में 6 घंटा 7-8 घंटा निकाल दीजिए पर्सनल वर्क और खाने पीने और सोने के लिए। बाकी के जो बचे उसमें कितने देर जीविकोपार्जन के लिए काम करना है, कोई स्किल डेवलप करके, और बाकी थिएटर के लिए 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा। और जब थिएटर के लिए दें तो वो उसमें रमिए, फिर बाकी सब स्विच ऑफ कर दीजिए। और जब दूसरे काम करें तो थिएटर का स्विच ऑफ कर दीजिए। इस तरह से, क्योंकि देखिए हम सब लोगों ने अपने अपने समय में, हमने तो खिचड़ी खा के भूखे, एक समय भूखे रह के हम लोगों ने काम किया। एक ही शाम को रात में आते थे, तब पूरे मंडली का खाना बनता था मेरे पास। मैं, एक छोटा सा रूम था मेरा। ये बात मैं आपको 80, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 83 to 86 तो मैं था। लेकिन जब आता था छुट्टियों में तो भी वही चलता था कि भाई गुरुजी आ गए, अब भंडारा जो अन्न क्षेत्र खुल गया। तो सब बनता था, बड़ी से डेगची में खिचड़ी बनती थी और चोखा। तो ऐसे जीवन बिताया हम लोगों ने। शुरुआत के दिनों में संघर्ष किया है। और हमारे समय में तो, आपके समय में तो दुनिया भर के एवेन्यूज़ खुल गए हैं। आप थिएटर के साथ साथ दूरदर्शन भी कर सकते हैं, अपने टीवी चैनल्स में भी काम कर सकते हैं, अपने लोकल चैनल्स में भी काम कर सकते हैं, एड फिल्में बना सकते हैं आप। थिएटर आपको वो विज़न देता है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें सीख लें तो आप फिल्में भी बना सकते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बना सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं, फेस्टिवल्स में बेच सकते हैं। अब तो इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं आपके, हमारे, तो वो कर सकते हैं। चलिए, यासीन जी के बाद अब आ जाते हैं हेमंत कुमार। सो कॉल्ड ऑनलाइन थिएटर वर्कशॉप पर भी कुछ कहें सर। इस थिएट्रिकल बाजारवाद की कहना सही होगा, बताएं सर। अच्छा हेमंत जी, आप पूछ रहे हैं ना, ये सो कॉल्ड ऑनलाइन थिएटर वर्कशॉप नहीं है। अब पता नहीं भाई थिएटर वर्कशॉप कैसे हो रहा है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए हिंदी रंगमंच वालों को या किसी भी रंगमंच वालों को, चूंकि सब थिएटर हॉल बंद है, सब कुछ बंद है, तो आखिर करेंगे क्या?
अगर एक अभिनेता 6 महीने बैठ जाए, एक वकील 6 महीने बैठ जाए, एक डॉक्टर 6 महीने बैठ जाए, तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखा है लोगों को हाथ कांपते हुए, है ना, डॉक्टर का, कि 6 महीने 8 महीने से उसने प्रैक्टिस बंद कर दी थी। ठीक है, ऑपरेशन नहीं कर सकता वो फिर। तो वैसे ही है कि ये तो चार्ज है। अब आप चार्ज होइए, घर में ही है, कोविड-19 के एपिडेमिक के इस खौफ से आप बाहर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, थिएटर हॉल बंद है, सरकार का आदेश है, सब पर रोक है। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है भाई। नई चीज़ों को, वही ने बोला कि दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें आप, वही आधुनिकता है। तो ये मैं नहीं मानता। ऑनलाइन वर्कशॉप को सो कॉल मत बोलिए, अगर करने वाले हैं तो बहुत कुछ उसमें से भी सीख लेते हैं, कर लेते हैं। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ऑनलाइन जो चल रहा है चले, लेकिन क्वालिटी हो उसमें। खाली फॉर द सेक ऑफ ऑनलाइन, फॉर द सेक ऑफ थिएटर वर्कशॉप ना हो। ठीक है। और मित्रों, हम लोग, मुझे लगता है मैं बहुत आशान्वित हूँ, और 2-3 महीने में हम लोग इस संकट से उभरेंगे निश्चित रूप से। थिएटर ऑफ एब्सर्ड आज कितना रेलिवेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है अक्षय मिश्रा जी कि हमारी ऑडियंस क्या है। अगर हम वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए कर रहे हैं, और ख़ास करके लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, बंगला के, उर्दू के, इस तरह के जो लैंग्वेज के प्रोफेसर्स के बीच में आप करेंगे तो वो बहुत ही रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक मजदूर क्लास के बीच में, रिक्शे वालों के बीच में, स्लम एरिया में करिएगा तो वो समझेगा ही नहीं उस एब्सर्डिटी को, कि वो एब्सर्डिटी क्या है। क्योंकि हमारे देश का, हमारे पश्चिम का, हमारे यही ना अंतर है ना, कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत हार्मनी है, उसमें एक रूपता है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, तो दूर दूर भी रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव, एक कनेक्टिविटी है ना। लेकिन पश्चिम में ब्रेकिंग है, क्योंकि 2 महायुद्ध उन्होंने झेला है, तो उनके ब्रेकिंग लाइफ है। तो ब्रेकिंग लाइफ है तो वहाँ एक एब्सर्डिटी है ना, अस्तित्व को लेके एब्सर्डिटी है, अपने सब कुछ किस तरह से जीवन जिए, अकेलापन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ, तो वहाँ एब्सर्डिटी चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ चलेगी इंटेलेक्चुअल क्लास में। अगर वही नाटक आप एनएसडी में करेंगे, एनएसडी के अभिमंच में या सर्कुलेशन यूनिट में, बहुमुख में, सम्मुख में, तो शायद वहाँ लोग पसंद करेंगे, उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है। नाइसली एक्सप्लेन। अच्छा भाई, थैंक यू। दशरथ सर, खुद का मेथड कैसे डेवलप करें? कई मेथड बुक्स हैं। अच्छा, किसे फोकस करें? अरे भाई, खुद का मेहनत आप तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे पब्लिक डोमेन में, आप तो खुद एक अच्छे अभिनेता हैं, और जो काम आप कर रहे हैं अपने बॉडी, 3 ही टूल है ना आपके पास, बॉडी, माइंड एंड वॉइस एंड स्पीच। तो माइंड के लिए तो आप पढ़ रहे ही हैं, सब तरह के साहित्य पढ़ेंगे ही, पढ़ ही रहे हैं, बहुत कुछ तो पीडीएफ फाइल में भी मिल जाता होगा। बॉडी पे आप काम कर ही रहे हैं, अपने योगा कर ही रहे हैं, कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं, वो सब कर ही रहे हैं आप, हैं। और वॉइस एंड स्पीच के लिए तो कुछ नहीं है, तो आपके पास तो बहुत सारे नाटक हैं, नाटकों में से बड़ी बड़ी स्पीच निकाल के उसको तरह तरह से करिए आप, हर रस में करिए, कभी गुस्सा के करिए, कभी अच्छे से करिए, कभी एक बहुत इंटरनल, जहाँ एक अंतर यात्रा होती है ना एक अभिनेता की, जिसकी बात मैंने थोड़ा सबकॉन्शियस लेवल पे कह दी ऐसे ही, कि जो है एक जो आपके भीतर जो एक आपका जो एक ऑर्गेनिक बिहेवियर है, उस ऑर्गेनिक बिहेवियर में आप भीतर कहाँ तक जा सकते हैं। किसी एक खास चरित्र को अगर आप लें, और उस चरित्र को लेके, जैसे आप हैमलेट को ही लें, या आप किसी भी चरित्र को लें, अब याद तो नहीं आ रहा है मुझे, आप विलोम को लें, या कालिदास को लें, या इस तरह के चरित्र को लें, किसी भी नाटक के, उसके इंटरनल में जाएं, देखिए कैसे होता है। तो मेथड मैं नहीं मानता कि कोई मेथड को लेके, कोई मेथड सब
ड्रामा स्कूल में दुनिया भर का मेथड है, स्टैनिस्लाविस्की, ब्रेख्त, माइजर काइजर, क्या क्या, ग्रोटोवस्की, बादल सरकार, सारी सारी चीजें हैं। लेकिन जो आत्मदीपो भव, जो आपकी आत्मा स्वीकार करे वो करो दोस्त, वही आगे ले जाएगा तुम्हें। बहुत ज्यादा मेथड के चक्कर में मत पड़ो। क्वेश्चन फ्रॉम आयुष आरिफ। प्रेजेंट जनरेशन सी शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस, व्हाट इज योर मैसेज एंड सजेशन फॉर देम। आगे की एक बड़ी अच्छी कविता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने घर बनाए और आगे बढ़ गए, हम उन घरों में रहते हैं, वहीं जमते हैं, नस्ल बढ़ाएंगे, लेकिन वे आगे जाकर मिट्टी गारा सान कर मिट्टी से ईंटें बनाएंगे। एक बिंदु तक कहानी हमें बनाती है, एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं और उसके आगे कहानी हमें बनाती है। ठीक है, फिर इस तरह से वो लंबी कविता है और अंत में ये है कि याद नहीं आ रहा है, तो वो बड़ी सटीक आपके इस क्वेश्चन का जवाब है कि भाई देखिए ऐसा है कि ये तो गारा मिट्टी सानने वाली बात है। गारा मिट्टी सान के आपको अहर्निश ईंटें बनाने हैं, शॉर्टकट नहीं है। थिएटर में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के लिए अगर है तो वो 2-3 नाटक करिए और बॉम्बे जाइए, और बॉम्बे जाके 10 साल स्ट्रगल करिए, निकल गए तो निकल गए, नहीं तो बड़ा पाव खा के लीवर किडनी डैमेज करके वापस अपने शहर लौट आइए। जो हो रहा है बिहार और झारखंड में मैं देख रहा हूँ, यूपी में भी देखता हूँ, जाता हूँ तो कि हर साल हर महीने 10,000 लोग जाते होंगे पूरे देश भर से, 10-15 हज़ार, और 10-15 हज़ार वापस लौटते हैं। 10 साल 15 साल अपने जवानी गंवा के वापस लौटते हैं। तो सक्सेस के लिए नॉलेज जितना लेंगे, जितना अपना स्किल डेवलप करें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, और उसके बाद तब आगे बढ़ें आप। ठीक है ना। हाँ ये है ना, देखिए ये हमारे शंकर भाई ने निकाल दिया, क्या है वो, जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। तो हम सब रंगमंच के एक तरह से अपने समय का एक इतिहास रच रहे हैं, निर्माता हैं, और फिर हमारे जाने के बाद हम इतिहास में बंदर कहलाएंगे। तो अगर बंदर बनना है, इतिहास का भाग बनना है, तो आ जाओ भाई, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जागर फूंको आपनो चले हमारे साथ। तो रंगमंच ये है बंधु। दशरथ दास, थैंक यू सर। सैमली, ये हो गया ना प्रश्न का, इसका तो हो गया ही। इसके बाद मयूर पराशर, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है आज तक का, उसमें यही लगा मुझे कि सबसे बड़ा मेथड हमारे श्री रूपी मंडली में है। अच्छा, हाँ, इसका विकास मेथड जो क्या, इसका विकास मेथड जो जन्म देता है। हाँ, हर मंडली के है सबसे बड़ा ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन मेथड, ट्रेनिंग मेथोलॉजी हर मंडली का अलग अलग है, हर रंग मंडल का। और आपने, मेरा ख्याल है आपने इसी अपने नटरंग जम्मू के ही इस फेसबुक पे तमाम लोगों को सुना है। उसमें एक हमारे सत्यव्रत राउत जी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस, या आप उनका एक्सपीरियंस देखिए। हमारे मेरी निगाह में तो उनका भाषण सुन के, वार्ता सुन के तो बहुत ऊपर उठ गए हमारे ये शांतनु, हमारा जूनियर है एनएसडी का, लेकिन क्या अद्भुत एक्सपीरियंस, ट्रू फीलिंग रंगमंच की उन्होंने बताई। उसी तरह सत्यव्रत ने हमारे कई नाटकों में डिज़ाइन किया है। अंडमान निकोबार में एक प्ले कर रहे थे, उसमें किया, फिर एक बेगूसराय में किया था नरक गाथा विलास गुप्ते का, उसमें भी वही थिएटर डिज़ाइनर थे हमारे, सेट डिज़ाइनर, लाइट डिज़ाइनर। तो ये लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं।
तो हर रंग मंडली की अपनी एक विशेषता है और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने इनका प्ले देखा था, बलवंत भाई का थिएटर ओलंपिक्स चल रहा था 15 नाटकों का, और मैं एनएसडी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी बनारस की। तो वहाँ जम्मू की टीम आई हुई थी बलवंत जी के निर्देशन में, और प्ले था घुमायूं। क्या ज़बरदस्त प्ले था, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया था प्ले, लेकिन बहुत बढ़िया प्ले था। तो हर मंडली के अपने एक मेथड होती है, और वही मुझे लगता है जैसे संगीत में, नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा है, वही परंपरा रंगमंच में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रंगमंच को रिहर्सल ओरिएंटेड न करके प्रैक्टिस ओरिएंटेड बनाना होगा। युवाओं के लिए भी ये जरूरी है, एक प्रश्न जो यासीन भाई ने कहा उनके लिए भी, कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड बनाना होगा। जैसे प्रोग्राम हो चाहे ना हो, रंगमंच पे प्रदर्शन हो चाहे ना हो, प्रैक्टिस करना है। जैसे म्यूजिशियन, तबला वाला सुबह ही उठ के तबले पे 3 घंटे रियाज करता है, नृत्य वाली लोग अपना रियाज करते हैं, संगीत वाले लोग अपने गले का रियाज करते हैं। वैसे रियाजी बनना होगा, तभी एक सफल अभिनेता बनेंगे। और निर्देशकों को भी रियाजी होना ही नहीं कि उनको रात में लाभ 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 करके और सुबह 10 बजे तक सोना है, नहीं, निर्देशक को भी पढ़ना है, निर्देशक को भी अच्छी अच्छी फिल्में देखनी है। बॉलीवुड की हो चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे केलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो, कहीं की भी फिल्म हो, अच्छी फिल्में देखनी है। छोटी छोटी फिल्में जो हमारे युवा बना के भेजते हैं उनको भी देखना है, फिल्में देखना है, पढ़ना है, हर तरह का लिटरेचर पढ़ना है। तो निर्देशक के लिए भी काम है और एक्टर्स के लिए भी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तभी रंगमंच में दर्शक भी बढ़ेंगे और तभी रंगमंच हिट भी करेगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और कोई प्रश्न? मेरा ख्याल है टाइम हो चुका है, बेल बजा दीजिए सर, बलवंत भाई। और हमारी टीम जो जम्मू की एकदम जाबाज टीम है, अद्भुत टीम है भाई, ओह क्या आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया।